प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में कुल 187.50 करोड़ की लागत की कुल 16 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 154 करोड़ की लागत से 50 एकड़ भूमि पर स्थापित होने वाले उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का शिलान्यास तथा अन्य 15 परियोजनाओं जिसमें विभिन्न विकास खंडों के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय परिसर में प्रस्तावित छात्रावास एवं चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर सैनिक स्कूल की संरचना संबंधी वीडियो फिल्म का प्रदर्शनी भी किया गया। पर्यटन की दृष्टि से चिलुआदाल को विकसित करने हेतु 10 काश्तकारों जिनकी जमीन सौंदर्यीकरण में ले ली गई है, उन्हें चेक वितरित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 26 वर्षों से बंद खाद कारखाना जिसका कोई पुरसा हाल नहीं था और जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो प्रदेश में रुके हुए सभी विकास कार्यक्रमों आगे बढ़ाया गया और आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में खाद कारखाना बन रहा है और अक्टूबर माह के अंत में इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में एक सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल यहाँ पर होगा या बड़ी उपलब्धि होगी। हमारी पीढ़ी यहाँ पढ़ेगी और अनुशासित पीढ़ी होगी। उसे देश के अंदर सेना सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी उच्च पदों पर सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। लखनऊ का सैनिक स्कूल जिसने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे को भी प्रशिक्षण दिया था, जिन्होंने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में भारत को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021-22 में केंद्र सरकार के बजट में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि देश के अंदर 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए भारत सरकार कार्य करेगी। यह भारत के युवाओं को योग, आधुनिकतम शिक्षा देने और सैनिक गतिविधियों के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार है। उन्होंने कहा कि हर कमिश्नरी मुख्यालय पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सैनिक स्कूल में तमाम प्रकार की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। यहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक होगा, प्रशासनिक भवन होगा, छात्रावास, खेल का मैदान होगा। इसके अलावा यहाँ आधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी, हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित किया जाएगा, बहुउद्देशीय हॉल होंगे तथा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का आवश्यक प्रशिक्षण होगा। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल को बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस कोर्ट, घुड़सवारी, शूटिंग रेंज, अत्याधुनिक व्यायामशाला से सुसज्जित करने के साथ साथ सोलर लाइटिंग सिस्टम के साथ इसको जोड़ने की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि यह सैनिक स्कूल एक अद्भुत केंद्र बिंदु होगा जहां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को योग्यतम शिक्षा देने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास प्रारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता और इसीलिए सरकार ने कोरोना महामारी से जूझते हुए भी इन सभी गतिविधियों को निरंतरता प्रदान की। इस निरंतरता को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसके माध्यम से एक एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की आधारशिला को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। उन्होंने फर्टिलाइजर में सैनिक स्कूल के साथ साथ महिला पीएसी बटालियन, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल और एसएसबी के लिए भी स्थान दिया है, जो इस क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं का केंद्र बिंदु बना है। साथ ही प्रदेश सरकार इसी परिसर में एक स्किल डेवलपमेंट का बड़ा केंद्र भी खोलेगी, जिससे युवा प्रशिक्षण प्राप्त करके देश और दुनिया में अच्छा रोजगार पा सकें। उन्होंने कहा कि एम्स के निर्माण से पूर्वांचल में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी। विभिन्न जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां पर पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लिंक एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, नौजवानों का पलायन रुकेगा, युवाओं को रोजगार व नौकरी मिलेगी। इसी उद्देश्य पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे आदि के किनारों पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विगत 4.5 सालों में 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, जिसमें 1,20,000 से अधिक युवाओं को बेसिक शिक्षा विभाग में
एवं 1 लाख से अधिक युवा पुलिस विभाग में भर्ती किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना में अपनों को खोने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना में निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा व सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को शुरू किया गया है। इसी तर्ज पर निराश्रित हुई माताएं व बहनों के लिए अतिशीघ्र योजना लाई जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। माध्यमिक शिक्षा के इतिहास में पहली बार आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी एवं चुस्त दुरुस्त बनाया गया है तथा बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग, पुस्तक देने का कार्य प्रदेश की सरकार ने किया है। प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो रही है और सभी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया गया है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि कृष्ण शुक्ल ने स्वागत उद्बोधन तथा आभार ज्ञापन नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक शीतल पांडे, विपिन सिंह, संगीता यादव, महेंद्र पाल सिंह, विमलेश पासवान, संत प्रसाद, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा श्री आराधना शुक्ला जी से क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मैडम एक और अनुरोध बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मैं मुझ पे आसीन समस्त विधायक का, समस्त सांसद का, मंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय योगी जी का बहुत बहुत स्वागत है। अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य अमृतो माँ मृत्यो गम्य। हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर चले, अच्छाइयों की ओर चले, यही हम सभी की कामना है। ये प्रकाश कुछ वहां तक फैले जहां तक इसकी आवश्यकता है। ये गोरखपुर जिला के गोरखपुर के लोगों की ओर से स्वागत करें हमारे मंचासीन समस्त अतिथियों। राजेश्वर गोरक्षनाथ मंदिर के हमारे यशस्वी, हमारे पूज्य ऐसे महाराज जी जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ क्यों कहा 25 करोड़ कि बाल बच्चा से लेके सब परिवार का ध्यान रखा, उन लोगों का सेहत से लेके उन लोगों के जीवन पर ऐसे पूज्य महाराज जी खड़े। हम चरणों में वंदन कर अभिनंदन गोरक्षनाथ बाबा के आपके अभिनंदन करा। तो भैया हो आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि 5वां विद्यालय सैनिक विद्यालय हम लोग जीवन में कभी सोचे नहीं थे। मैं जौनपुर के इलाके में एक पिछले गांव से आता हूँ, बनारस के बॉर्डर पर रहता हूँ, मिट्टी का घर। सपने में नहीं सोचा एक टूटा स्कूल था, गड़खड़ा स्कूल हमारा। नंगे पैर जाता था मैं, स्कूल का यूनिफॉर्म भी नहीं था, एक छोटी सी चड्डी थी वो भी फट जाती थी तो माँ उसको तख्ती लगा देती, फिर फटती थी, फिर तख्ती लगता था, तब स्कूल जाते। झोला नहीं था, झोला टूट जाता था तो माँ का वो सेफ्टी पिन से झोला लगता। ऐसे हम पढ़ाई की व्यवस्था तो हमको लगता था यही व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, यही व्यवस्था है सरकार की, या हम लोग इसी के काबिल हैं। कभी सोचे नहीं थे कि सैनिक स्कूल, ये सपना हम लोगों को सपना भी नहीं आता था सैनिक स्कूल का, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ेगा वो घुड़सवारी, वो गोली का निशाना साधेगा, उसको एक व्यायामशाला मिलेगा अद्भुत, उसको
बनेंगी, उसको बेस्ट ऑफ द टीचर्स आएंगे सिखाने के लिए, क्योंकि वो ट्रेंड होगा एज अ सोल्जर, वो ट्रेंड होगा इस भारत के सैनिक के लिए। 600 बच्चे जो स्कूल में यहाँ पे सैनिक विद्यालय में आएंगे, ये 5वां स्कूल सैनिक विद्यालय का धन्य है महाराज जी आपको। पूज्य महाराज जी दिल से धन्यवाद। सपनों में नहीं सोचा था कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा होगा, जहां पर उत्तर प्रदेश को माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था। जब मैं बंबई में सिनेमा करता था, हमको शुक्ला हटा देना पड़ा था रवि किशन राय, क्योंकि सबके लगा था एक भैया बा उत्तर प्रदेश से आए बाटे का एक बुद्धि हुई हो, का पढ़ा लिखा हुई हो। कितने सारे दुख से हम लोग गुजरे हैं उस बसपा सपा कांग्रेस सरकार की सत्ता में। उन लोगों के उत्तर प्रदेश से जब हम लोग निकल के रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाते थे, आज सैनिक स्कूल बन रहा है, यहाँ फर्टिलाइजर से भैया वो धुआं भी निकले लगा। और याद रखना 2022 में विपक्षी लोगों का भी उसी तरह धुआं निकलेगा। आज मैं लिख के जैसे धुआं जो फर्टिलाइजर छोड़ रहा है, एम्स में सुबह 6 बजे से कतार लगती है इलाज कराने के लिए। पूज्य महाराज जी ने वादा किया है, एक शेर पढ़ के सुनाता हूं पूज्य महाराज जी के लिए आज पहली बार। पूज्य महाराज जी ने परसों कहा था, आप लोगों को याद है, कि उत्तर प्रदेश का एक भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश का कभी किसी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपने ये शब्दों का बयान नहीं सुना था, क्योंकि उसके लिए महसूस करना होगा। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसी तरह तो जो महाराज जी के लेके आंधियों से हर कदम मुठभेड़, आंधियों से हर कदम मुठभेड़ मेरी हो, आंधियों से हर कदम मुठभेड़ मेरी हो रही है। अरे कैसे बैठूं चैन से, कैसे बैठूं चैन से, वहां मां बेचारी रो रही है। ये पूज्य महाराज जी उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोया। और तेरे सवाल का जवाब विपक्षी लोगों के लिए, चुनाव का समय बाद जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, शायद फरवरी में हम लोग चुनाव में उतर जाएंगे। जिला पंचायत का रिजल्ट आपने देख लिया, अध्यक्षी का प्रमुख का भी देख लिया, सब कुछ आपसे कुछ छिपा नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मार्गदर्शन में मुफ्त वैक्सीन से लेके, अनाज से लेके, मेडिकल व्यवस्था से लेके, एजुकेशन व्यवस्था, सड़क, रोजगार। आज महाराज जी कह रहे थे कि 1.5 लाख शिक्षक को, 1,30,000 40,000 शिक्षक को इनडायरेक्टली खाली शिक्षा प्रणाली में रोजगार मिला। ऐसे कितने रोजगार महाराज जी आप लोगों को स्वयं बताएंगे। सबसे कम बेरोजगार वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला प्रदेश। आज गोरखपुर में हम वैक्सीनेशन सेंटर पे गए थे, गोरखपुर क्लब में लाइन लगी थी। भरोसा है सबको महाराज जी पर, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारत पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली पर, क्योंकि यहाँ पर कथनी करने में अंतर नहीं होता। तभी हम लोग अपनी जान झोंकते हैं। एक एक योद्धा जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बैठा है, मंच पर बैठा है, ये भारत के साथ है, ये विकास के साथ है, ये राष्ट्र के साथ है। सदन में आप लोग देख रहे हैं, महाराज जी हम पार्लियामेंट में आज बिल ला रहे थे, इन लोगों को पता चला जनसंख्या कानून व्यवस्था नियंत्रण पर बिल ला रहा था महाराज जी। उन 2019 में जमा किए थे, आज मेरी तारीख थी और मुझे पता था कि विरोधी मेरे बिल को लाने नहीं देंगे। आज मेरे 3 बिल थे, प्राइवेट बिल, विरोधी नहीं लाने दिए। एक था मंदबुद्धि बच्चों के लिए संरक्षण, दूसरा था कि हर विधा के कलाकारों के लिए संरक्षण। कितना विरोध करते हैं ये, आज आतंकवाद को बढ़ाएंगे। अरे महाराज जी रोहिंग्या वालों पर कल बुलडोजर चला दिए, जिस तरह माफिया लोगों के पर बुलडोजर चल रहा है। यहां पर जो भी युवाओं के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा, जो भी बदतमीजी करेगा, जो भी गलत कार्य करेगा, जो भी गलत पैसा कमाएगा, जो भी ब्लैकमेलिंग करेगा, जो भी बाहुबली का ताकत दिखाएगा, बंदूक और राइफल लहराएगा, उसके घर बुलडोजर चलेगा, उसके गलत कमाई पर बुलडोजर चलेगा।
करेगा उसको जेल व्यवस्था में डाला जाएगा। ये बात तय है महाराज जी की, और ये नजीर बना है पूरे देश के मुख्यमंत्री और पूरे देश में महाराज जी के बारे में कहा जाता है। पहले उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा, उस युवाओं को भी मैं बता रहा हूं, आज लोग ब्राह्मणों की सभा कर रहे हैं, आज ब्राह्मणों की सभा हो रही है। वाह! अपनी भावनाओं को आप लोगों के सामने रखा, क्योंकि पूज्य महाराज जी के सामने मैं जब भी आता हूं, के समक्ष आता हूं, कल गुरु पूर्णिमा, गुरु के सामने शिष्य बोला, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, मन का प्रणाम लेके यहाँ दोनों हाथ उठा ले, सब लोग दोनों हाथ बोला, नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव जय। मेरा सौभाग्य था कि मैं बहुत पहले जब युवा मोर्चे का, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था, तो मुझे यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन ही पूज्य महंत अवैधनाथ जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला था। आज का भी दिन मेरे लिए पुण्य है कि मैं उसी पीठ के पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का सानिध्य प्राप्त करके लखनऊ से मैं गोरखपुर तक की यात्रा करने का अवसर प्राप्त किया है। पूरा उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो 5 वर्ष पहले, 4.5 साल पहले की जो स्थितियां थी कि बाहर का व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बारे में भी रवि किशन जी सही कह रहे थे, एक गलत भ्रांति रखता था। चारों तरफ अराजकता का वातावरण था, चारों तरफ अव्यवस्थाओं का जोर था, अवस्थापना संबंधी सुविधाओं से विमुक्त ये प्रदेश एक निस्सहाय सा दिखाई पड़ रहा था। 19 मार्च 2017 को हम लोगों ने शपथ ली और उसी दिन मुझे पता चला कि मैं शिक्षा मंत्री बना हूं, माध्यमिक शिक्षा मेरे पास में है और बोर्ड की परीक्षाएं वहां पर चल रही थी। मुझे आज भी याद आता है 20 मार्च को मैं जब बाहर निकला तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि आप बोर्ड की परीक्षा के केंद्रों का भ्रमण कर लीजिए। मैं जब भ्रमण करने के लिए आकस्मिक दौरे के लिए पहुंचा तो मैं देखता हूं कि एक विद्यालय से एक छोटी सी मेटाडोर तमाम रद्दी और कागज लेकर बाहर निकल रहा है। मैंने पूछा कि कोई दुकान है रद्दी कागज की, तो पास में बैठे हुए व्यक्ति ने मुझसे कहा, नहीं सर, अभी यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड आया था और फ्लाइंग स्क्वाड में आने के बाद जो यहाँ नकल सामग्री थी वो पकड़, आपके आने की संभावना में वो नकल सामग्री पकड़कर वो यहाँ से ले जा रहे थे। नकल के ठेके उठा करते थे। तमाम पड़ोस के प्रदेशों से आकर लोग यहाँ पर परीक्षाओं को लाखों रुपए में देकर यहाँ परीक्षाएं दिया करते थे। और तो और कुछ प्रदेश तो ऐसे, कुछ जिले प्रदेश के ऐसे थे, मैं अलीगढ़ में गया, वहां लोग बोले साहब अतरौलिया बोर्ड जाने क्या? मैंने पूछा अतरौलिया बोर्ड क्या है? तो लोगों ने मुझे बताया कि जब परीक्षाएं होती हैं तो बाहर के प्रदेशों के लोग आकर यहाँ पर अपनी परीक्षा देने के लिए आते हैं और मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी बैठ जाते हैं। यानी यहाँ पर राधे मोहन जी की जगह पर रवि किशन जी बैठकर परीक्षा देते हैं और रवि किशन जी की जगह बैठकर शीतल जी यहाँ पर परीक्षा दिया करते हैं। इस प्रकार का एक उदाहरण पूरे प्रदेश में दिखाई पड़ता था। इस वातावरण को रोकने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया गया। जो नकल एक उद्योग बन गया था उसको रोकने का काम किया गया। पूरे प्रदेश में एक भी छात्र की या शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई। सिस्टम को बदला गया, उनको आधार से उनको लिंक को जोड़ा गया। जो परीक्षार्थियों को, जो परीक्षार्थी होते थे उनका रजिस्ट्रेशन आधार से जोड़ा गया। जो कॉपी होती थी उसको डिकोड किया गया। जो पर्चे आते थे उनको अलग अलग 5-5, 6-6 जिलों के लिए अलग अलग पर्चे छपकर आने लगे और इसी प्रकार की तमाम व्यवस्थाओं को करने के बाद में सारे विद्यालयों में देखते देखते सीसीटीवी कैमरे से युक्त उनको कर दिया गया और उनको सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम एक लखनऊ में और एक हर जिले में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। स्ट्रेटेजिक मजिस्ट्रेट लगाए गए और जो परीक्षा केंद्र का व्यवसाय होता था, लाखों में नीलामी हुआ करती थी परीक्षा केंद्रों की। उन परीक्षा केंद्रों को ऑनलाइन दूरी के हिसाब से उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार कि अगर मैं तो कर रहा हूं तो ब्लैक लिस्ट करो, एक कड़ाई के साथ इसका पालन करते हुए
कभी जो हम लोग आए थे तो 14,000 के आसपास परीक्षा केंद्र होते थे और पिछले वर्ष 7,786 परीक्षा केंद्र हमने जो पारदर्शी व्यवस्था से किया तो वो बने। ये परिवर्तन आमूलचूल परिवर्तन किया, पूरे पाठ्यक्रम का परिवर्तन। माध्यमिक शिक्षा के इतिहास में तो पहली बार पूरा पाठ्यक्रम जो एनसीईआरटी के पैटर्न पर था, जो भारत में हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद का विद्यार्थी जाए तो कोई बड़े से बड़े बोर्ड के विद्यार्थियों की तरह उसको सम्मान मिल सके, उसको प्रतिष्ठा मिल सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम का परिवर्तन एनसीईआरटी के पैटर्न पर किया और रोजगार पर शिक्षा मिले, उसको रोजगार पर पाठ्यक्रमों को उसमें जोड़ने का काम हमने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड शिक्षा विभाग ने कायम किया और वो कायम ये किया कि 15 सालों में केवल 48 विद्यालय बने थे सेकेंडरी एजुकेशन में। आज जो यहाँ के पुरानी सपा बसपा की सरकारें थी उनके दौरान मात्र 4.5 सालों के दौरान 215 से ऊपर माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय न केवल बने बल्कि विद्यालय बनकर चलने लगे। 166 विद्यालयों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल के रूप में चलाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। और यही नहीं, पाठ्यक्रम का जो परिवर्तन हुआ, एनसीईआरटी की पुस्तकें आपको याद होगा 20 साल पहले का आप याद करो, 20 साल पहले क्या होता था, जो पुस्तकों के दाम थे, आज आप जाओ बाजार में तो उत्तर प्रदेश में आपको पहले किताबें मिलती थी 2016 में जो मिलती थी उनसे 70 नहीं 75% कम दामों पर। आज पूरे देश में जितना लटका होगा उससे भी 60-70% से भी नीचे दामों पर उत्तर प्रदेश में पुस्तकें मिल रही है। 15-20 साल पहले जिस दाम पे मिलती थी उसमें आज पुस्तकें वहां पर मिल रही। ये परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन में जो शिक्षकों के स्थानांतरण है, ऑनलाइन टेलीफोन पे आपका मोबाइल पे आप अप्लाई करो, मोबाइल पे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, किसको कहां पर प्रबंधन कहां पर ट्रांसफर किया गया, साथ में उसकी ज्वाइनिंग भी उस स्कूल के लिए आपके मोबाइल पे आ जाएगी कि ये स्कूल आपको मिला और स्कूल के प्रधानाचार्य को एक मोबाइल का मैसेज पहुंच जाएगा कि इस व्यक्ति की ज्वाइनिंग आपके विद्यालय में हो गई। यानी एक इस प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था जहां पर लाखों रुपए की घूस चला करती थी, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया था, जहां शिक्षा के नाम पर लूट मची हुई थी, उस पारदर्शी व्यवस्था ने एकदम चुस्त दौड़ शिक्षा पद्धति को कर दिया। हमने अपने घोषणा पत्र में घोषित किया था कि हम 10 विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज 12 विश्वविद्यालय बन चुके और लगभग आधा दर्जन विश्वविद्यालय और अंतिम परिणति पे है, क्योंकि प्रक्रिया गतिमान है कि निजी क्षेत्र के वो विद्यालय भी जल्दी बन जाएंगे। आज सरकारी विश्वविद्यालयों में जहां पर सहारनपुर में माता शाकंभरी विश्वविद्यालय बन रहा है, तो अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बन रहा है, तो आजमगढ़ में ये पूर्वांचल के क्षेत्र में एक बड़ा विश्वविद्यालय आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि आजमगढ़ में भी एक विशाल विश्वविद्यालय का निर्माण वहां पर होने वाला है। ये समय का बदलाव है कि आज ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा उत्तर प्रदेश ने पूरा बच्चों का भविष्य बिगड़ने से रोका, सत्य का निर्मितीकरण करने का उपाय किया। आपको याद होगा कि 10 महीने पहले आज लिस्ट आ जाती है, किस तारीख को हमारी परीक्षा होगी और किस तारीख को समाप्त होगी, किस तारीख को रिजल्ट आएगा। ये 10 महीने पहले इसका अनाउंसमेंट हो जाता है। ये बदली हुई व्यवस्था, हमने इसको विस्तार से इसलिए बताया कि सारी चीजों को तो महाराज जी बताएंगे कि हमारा किस प्रकार से पूरा प्रदेश का वातावरण बदला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जो दशा और दिशा बदली है कि आपने देखा होगा कि बेसिक का जो स्कूल होता था, खंडहरनुमा स्कूल बनता था, पता चलता था एक मास्टर है, वो भी आ नहीं रहा, उसको भी कोई और व्यक्ति आकर वहां पढ़ाने का काम करते थे। शिक्षकों का अभाव था, टूटी हुई बिल्डिंग थी, बच्चों को पढ़ने की कोई प्रक्रिया, कोई पठन पाठन की सुविधा नहीं थी, लेकिन लाखों विद्यालयों में अभूतपूर्व परिवर्तन किया गया। कायाकल्प योजना ऐसी इस प्रकार की चली कि आज बेसिक का इंफ्रास्ट्रक्चर का केवल ठीक हुआ, बिल्डिंग भी ठीक हुई, फर्नीचर भी आए, बच्चों को जूता मोजा आज से लेकर पाठ्य पुस्तकें और बैग तक का देने का काम, स्वेटर तक देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। ये बदलाव शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आज दर्जनों मेडिकल कॉलेज आज प्रदेश में बनकर तैयार हुए। आजादी के बाद
गिने चुने जहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे वहाँ आज दर्जनों की संख्या में हमारे मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। हमारा एम्स यहाँ पर बना है। अभी मैं रास्ते में महाराज को कह रहा था कि आपने जो गोरखपुर की दशा और दिशा दोनों बदल दी। बाहर से आने के बाद आज में गोरखपुर लिंक रोड बन रहा है तो पता चला कि आसपास की शुगर फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो पता चला कि विश्व स्तरीय जो यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा मिलेगी वो एम्स के द्वारा मिलेगी। आसपास के 10 जिले के लोग जो लखनऊ और दिल्ली भागकर जाया करते थे उनको चिकित्सा सुविधा, अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा अब गोरखपुर में मिला करेगी। यही परिवर्तन हमारी पहचान है और यही परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। आज कुछ लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बातें कर रहे हैं। आदरणीय रविशंकर जी ने भी कुछ लोगों के जातीय सम्मेलन का जिक्र किया। मैं भी देख रहा था दूरदर्शन पर तो मुझे एक दल के नेताओं का स्मरण आ रहा था कि कभी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं देखा होगा कि किसी ने रामलला के दर्शन किए हो, किसी भी विपक्ष के नेता ने, चाहे वो सपा हो, राजद सपा हो, माकपा हो, भाकपा हो और चाहे कांग्रेस हो, एक कोई दलों के बड़े नेता आपको जाते हुए दर्शन करते हुए इसलिए नहीं दिखे होंगे कि कहीं उन्होंने बजरंगबली के दर्शन कर लिए, कहीं उन्होंने रामलला के दर्शन कर लिए, तो कहीं वो कोई संप्रदाय के ना कहने लगे, कहीं उनका वोट बैंक कम ना हो जाए। लेकिन आज मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में और देश में कर दिखा दिया कि हिंदुस्तान में रहना है तो भारत की संस्कृति को स्वीकारना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहना है तो भारतीयता को स्वीकारना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे नारा नहीं लगाते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तब विपक्षी चिल्लाकर बोलते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये भाजपा वाले तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन मोदी जी ने और योगी जी ने तारीख भी बना दी और तारीख बताने के बाद उन्होंने विश्व का सबसे एक अत्याधुनिक शहर अयोध्या हमारा नगरी बन जाए और अयोध्या में रामलला का विराट मंदिर का निर्माण हो जाए। इस प्रकार की परिस्थितियों को मानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सारी बाधाओं को दूर करते हुए उन्होंने बनाने का जो काम किया है, आने वाला इतिहास निश्चित रूप में भारत की संस्कृति और सभ्यता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के बहुसंख्यकों की नहीं पूरे देश के राष्ट्र के यहाँ उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की जो गरिमा को आज पुनर्जीवन प्रदान करने का काम किया है, मैं निश्चित रूप में मान सकता हूं कि आज यही परिवर्तन हमें दिशाबोध कराता है कि पिछली सरकारों में और हमारी सरकारों में क्या अंतर है। मैं इसीलिए कह रहा था कि आज एक नेता को मंदिर का दर्शन करने के जब समाचार क्लिपिंग आ रहे थे तो संवाददाता पूछ रहा था कि इतने सालों के बाद, राजनीति में आने के इतने सालों के बाद किसी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरे का दल आज पहली बार आज जो है वो बजरंगबली के और रामलला के दर्शन करने के लिए कोई जाने का इसलिए प्रयत्न कर रहा है कि शायद चुनाव में उसको वोट मिल जाए। ये जातिवाद, ये परिवारवाद, ये भाई बताजावाद, ये भ्रष्टाचारवाद, ये अपराधवाद, और इन वादों का युग इस उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब यहाँ पर केवल एक ही बात चलने वाला है, वो मोदी जी और योगी जी का विकासवाद है और विकासवाद के द्वारा ही उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम किया जाएगा। चौमुखी विकास कर रहा है, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र बहुत ही आगे जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में लगातार हाथों से काम हुआ, मैं आंदोलन पे जा रहा है। बाबूलाल जी के बाद जगतनाथ गई है, जगतनाथ के बाद उमा शंकर पिताश्री सुखराज देवंता, ये लाभार्थी है त्रिलोकी नवशरण रामचेत रामलखन चंद परदेसी, चंद्रिका शुक्ला जिनकी जमीन ये सारे छात्रावासों का निर्माण और 24 एक मिनी ऑडिटोरियम का निर्माण
उसके लिए बटन दबा करके शुभारंभ करें। ये सारे सौगात हैं। आज दिन आगे और गुरु पूर्णिमा के अवसर में पीठाधीश्वर हम सब भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री बांसगांव, सरदार नगर, चौरी चौरा, ब्रह्मपुर, गगहा में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जिनका हम लोग 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक लेके जा रहे हैं, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के छात्रावास और विद्यालय परिसर के विस्तार के कार्यक्रम का भी यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। यानी ये लगभग 15 परियोजनाएं जिनकी कुल लागत 187 करोड़ 50 लाख है, इन सब का शिलान्यास का यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर का फर्टिलाइजर परिसर है। आपने देखा होगा 1990 में जिस फर्टिलाइजर परिसर में एक खाद का कारखाना था जो बंद हो गया था, और 1990 से लेकर के 2016 तक, यानी 26 वर्षों तक कोई पुरसाहार नहीं था। इन 26 वर्षों तक यहाँ पर इन परियोजनाओं को के बारे में सोचने के लिए न प्रदेश सरकार के पास न केंद्र सरकार के पास कोई फुर्सत नहीं थी। लेकिन जब केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनती है, तो रुके हुए भटके हुए उन सभी कार्यों को रास्ते पर लाने करके विकास की मुख्य धारा के साथ सभी क्षेत्रों को जोड़ने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में, जहां खाद का कारखाना बन रहा है और अक्टूबर मास के अंत तक इसे जनता को समर्पित करने की तैयारी चल रही है, उसी फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में आज इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं विभागीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं कि सैनिक स्कूल प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी जो पीढ़ी यहाँ पर पढ़ेगी वो अनुशासित पीढ़ी होगी, देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में उसे जाने का अवसर प्राप्त होगा और सेना में भी उच्च पदों पर सेवा करने का एक अवसर उसे प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आप सबको और आने वाली पीढ़ी का अभिनंदन करते हुए हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, देश के अंदर सैनिक स्कूलों का अपना एक इतिहास है। देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लखनऊ में स्थापित किया था, और लखनऊ में जो स्थापित हुआ था पहला सैनिक स्कूल, आज देश के हर राज्य में एक होड़ लगी है सैनिक स्कूल स्थापित करने का। 2021-22 की केंद्र सरकार के बजट में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि देश के अंदर 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए भारत सरकार कार्य करेगी। ये जो 100 नए सैनिक स्कूल
राज्य सरकार के सहयोग से या पीपीपी मोड में बनेंगे, ये भारत के युवाओं को योग्य आधुनिकतम शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण देने और सैन्य गतिविधियों के साथ जोड़ने की एक अभिनव प्रयास होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि देश के नौजवानों के प्रति उनकी अभिनव सोच भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में आगे ले जाने में सहायक होगा और उसकी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने आज शुरुआत कर दी है। बाबा गोरक्षनाथ की इस धरती से इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास के माध्यम से हर कमिश्नरी मुख्यालय में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सैनिक स्कूल जो गोरखपुर में स्थापित होने वाला है, लगभग 154 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा और इस सैनिक स्कूल में तमाम प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर प्राप्त होंगी। यहां पर एकेडमिक ब्लॉक होगा, प्रशासनिक भवन होगा, डाइनिंग ब्लॉक होगा, छात्रावास होंगे, खेल के मैदान होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी, हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी, बहुउद्देशीय हॉल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का आवासीय परिसर अलग से होगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक, घुड़सवारी, स्विमिंग, शूटिंग रेंज, अत्याधुनिक व्यायामशाला, इन सब से सुसज्जित होने के साथ साथ सोलर लाइटिंग सिस्टम के साथ इसको जोड़ने की कार्रवाई होगी और यह अपने आप में एक अद्भुत केंद्र बिंदु होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, जहां पर उन्हें योग्यतम शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर एक नया प्रयास प्रारंभ होगा। यह वर्ष प्रदेश में स्थापित पहले सैनिक स्कूल के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य का एक वर्ष है और यह वही सैनिक स्कूल है, लखनऊ का सैनिक स्कूल, जिसने कारगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे को भी प्रशिक्षण दिया था। उसी सैनिक स्कूल की देन है जिन्होंने कारगिल युद्ध में कुछ 100 पराक्रम का परिचय देकर के भारत की कारगिल में विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने 2017 में लखनऊ के सैनिक स्कूल का नाम कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के रूप में रखा और आज मुझे प्रसन्नता है कि उसी श्रृंखला को हम एक नई कड़ी के साथ जोड़ते हुए गोरखपुर में इस नए सैनिक स्कूल की आधारशिला यहाँ पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की उपस्थिति में, अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जनता जनार्दन की उपस्थिति में, कोविड महामारी के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप सबकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर हम लोग संपन्न कर रहे हैं। याद रखना कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता और इसीलिए सरकार ने कोरोना महामारी से जूझते हुए भी इन सभी गतिविधियों को एक निरंतरता प्रदान की है। एक निरंतरता को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस प्रयास की श्रृंखला है जिसके माध्यम से एक एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की आधारशिला को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, फर्टिलाइजर कारखाना कभी बंद था, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस फर्टिलाइजर कारखाने की आधारशिला रखी। आज आप देख रहे हैं कि कारखाना लगभग तैयार हो चुका है, कुछ और औपचारिकताएं पूर्ण होंगी और अक्टूबर के बाद से कारखाना यहाँ पर जब संचालित होगा, यहाँ पे नौकरी भी देगा, रोजगार भी देगा और किसानों को सस्ते में खाद भी उपलब्ध कराने का कार्य गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने के माध्यम से उपलब्ध होगा। ये जो वीरान पड़ चुका परिसर था, इस परिसर में आज एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी स्थापित हो रहा है, पीएससी की महिला बटालियन भी स्थापित हो रही है, केंद्रीय विद्यालय भी है और भारत नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए स्थापित हमारी पैरामिलिट्री एसएसबी भी यहाँ पर इसी परिसर में राज्य सरकार ने उसे जमीन उपलब्ध कराई है
यानी ये परिसर अब चहल पहल का एक नया केंद्र बिंदु बन गया है, अत्याधुनिक गतिविधियों की केंद्र बिंदु बन चुका है और उन सुविधाओं को आगे बढ़ाने का एक केंद्र बिंदु बन चुका है। आज गोरखपुर में एम्स अक्टूबर तक बन करके पूरा तैयार होगा। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से एम्स भी हम लोग गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को समर्पित करेंगे। जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी एक मेडिकल कॉलेज, बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, वह भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में हुआ करता था, आज वही बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ देवरिया में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज और जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं, उनके लिए भी हम एक नई पॉलिसी लेकर के आए हैं कि राज्य सरकार पीपीपी मोड में वहां पर भी एक नई मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी। यानी जब सरकार के 5 साल पूरे होंगे, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक नया मेडिकल कॉलेज प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवा चुकी होगी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की श्रृंखला का एक हिस्सा है। यहां पर औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे। जो नौजवान यहां से अभी तक पलायन करता था, वह पलायन नहीं करेगा, उसके घर में ही उसे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, नौकरी और रोजगार घर में ही उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि कोरोना जैसी महामारी में हमारे प्रदेश के वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार और नौकरी जब घर में रहेगी, घर में रहकर के अपने परिवार की देखभाल भी करेंगे, कहीं पलायन के लिए उसे मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और इसी दृष्टि से प्रदेश सरकार ने तय किया है, हर एक एक्सप्रेस हाईवे पर हम बड़े बड़े क्लस्टर औद्योगिक विकास के स्थापित करेंगे। वहीं पर अपने नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधाओं के स्किल डेवलपमेंट की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये फर्टिलाइजर कैंपस में भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने जा रहे हैं, जिस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से यहाँ के नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट और फिर उनके समायोजन की व्यवस्था औद्योगिक इकाइयों में हो सके, इस पर एक नई कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पहले की सरकारें क्या करती थी? वंशवाद और जातिवाद के नाम पर समाज को, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती थी। नौकरी निकलती थी तो भ्रष्टाचार उनके साथ साथ चलने लगता था। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उद्योग धंधों को बंद करते थे, चीनी मिलों को बेचते थे और विकास के नाम पर आने वाले पैसे का बंटन बांट कर देते थे। विकास दिखाई नहीं देता था, पैसा आता था और पैसा गायब हो जाता था। समस्याएं, फर्टिलाइजर की समस्या पिछली सरकारों की देन, मानरेगा की समस्या पिछली सरकारों की देन, इंसेफ्लाइटिस की समस्या पिछली सरकारों की देन, कानून व्यवस्था की समस्या पिछली सरकारों की देन, प्रदेश में दंगों की समस्या पिछली सरकारों की विफलता की देन, प्रदेश का विकास अवरुद्ध होने की समस्या पिछली सरकारों की देन। हर एक समस्या को प्रदेश के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश को एक समस्याग्रस्त प्रदेश बना दिया था पिछली सरकारों ने। लेकिन भाइयों बहनों, आज नौकरी निकलती है तो नौकरी योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के नौजवान को प्राप्त होती है। 4.5 लाख नौजवान पिछले 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर नौकरी प्राप्त किया है। एक भी नौजवान से कोई पैसा लेन देन की बात नहीं कर सकता है। और आने वाले समय में जिस गति से कार्रवाई चल रही है, आज आपने देखा होगा 6,696 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र उन्हें आज प्रदान किया गया। यानी कुल मिलाकर के अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में अब तक हम 1,20,000 से अधिक नियुक्ति दे चुके हैं। और माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, इन सब को हम लेकर के चलेंगे, ये संख्या लगभग 1.5 लाख पहुंचती है। पुलिस की भर्ती में 1.5 लाख की संख्या पुलिस की भर्तियां हुई और साथ साथ अन्य तमाम विभागों की भी नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का जो कार्य हुआ, इस कार्रवाई ने आज प्रदेश के नौजवान को प्रदेश में ही नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया।
अभी परसों हमारी सरकार ने एक नई योजना को आगे बढ़ाया, जिसकी चर्चा हमारे सांसद श्री रवि किशन जी कर रहे थे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में, आवासीय विद्यालय के बारे में। अभी तक 8वीं तक चलते थे। ये सच है, पिछले 1.5 वर्ष से बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पठन पाठन की प्रक्रिया बाधित हुई है। ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति को अपनाने का प्रयास हुआ, लेकिन जिस उम्र में बच्चों को व्यक्तिगत इंटरेक्शन की आवश्यकता होगी, उन स्थितियों उस समय अगर हम ऑनलाइन शिक्षा के साथ उसे जोड़ने का कार्य करते हैं तो एक कठिन चुनौती होती है। लेकिन भाइयों बहनों, इसी दौरान दुनिया इस महामारी की चपेट में भी आई है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन प्रयास हुआ, हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी महामारी है। बहुत सारे लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है, स्वजनों को खोना पड़ा है। उन सबके प्रति हमारी संवेदना है और इसीलिए सरकार ने तय किया है, जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी सरकार ने भी। ऐसे हर बच्चे के लिए 4000 रुपए हर महीने की एक छात्रवृत्ति देने की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। ऐसे बच्चों को पहली 3 किस्त हम लोगों ने परसों प्रदेश के राज्यपाल महोदय के कर कमलों से और राशि उनके अकाउंट में डाल दी है। उन बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की है। बालिकाएं होंगी तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में उन्हें ले जाकर के 12वीं तक की शिक्षा वहां दिलाएंगे। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उनको तैयार करेंगे। उन्हें योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। बालकों को अटल आवासीय विद्यालय में अत्याधुनिक शिक्षा के साथ हम जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री केयर फंड पीएम केयर से भी उन बच्चों के लिए एक स्कीम आने जा रही है, जिस स्कीम के माध्यम से उन बच्चों के बालिग होने के बाद क्या क्या योजनाएं और क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिलनी है, इन सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। ये आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका के हो या अटल आवासीय विद्यालय के हो, इनके पीछे का ध्येय है कोई भी अपने को असहाय महसूस न कर सके। हम किसी बच्चे ने जिसने अपने माँ बाप को खोया है, अपने किसी लीगल गार्जियन को खोया है, उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन समाज और सरकार अगर एक साथ खड़ी होकर के उनके साथ खड़ी होती तो उनका संबल जरूर मांग सकती है। और राज्य सरकार ने उस योजना को लागू इसी उद्देश्य से प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया है। एक अभियान वर्तमान में चल रहा है, जो माताएं बहनें कोरोना कालखंड में निराश्रित हुई हैं, उनके भी पुनर्वास के लिए आगे बढ़ाने के लिए सरकार एक नई योजना के साथ आने जा रही है। हम बहुत शीघ्र उस योजना को लागू करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में पीएम केयर से और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर गरीब को राशन उपलब्ध कराने का कार्य वर्तमान में चल रहा है। पहली लहर के समय वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, जनधन अकाउंट धारियों के अकाउंट में अतिरिक्त पैसे देने की व्यवस्था भी हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अतिरिक्त धनराशि देने की व्यवस्था हुई। फ्री में राशन कार्ड देने के साथ साथ रसोई गैस के चूल्हे और रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने के कार्य हुए। उद्योग जगत को राहत देने के लिए पैकेज की घोषणा हुई। और दूसरी लहर में मुफ्त उपचार के साथ साथ फ्री में राशन देने की व्यवस्था मई से लेकर नवंबर तक केंद्र सरकार के द्वारा जून, जुलाई और अगस्त में राज्य सरकार ने भी हर गरीब परिवार को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जो वर्तमान में प्रदेश वासियों को प्राप्त हो भी रही है। एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के लिए सदैव इसी तत्परता के साथ खड़ी होकर के कार्य करती है। आपने देखा होगा आबादी के हिसाब से प्रदेश, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन भाइयों बहनों कोरोना प्रबंधन देश और दुनिया के तमाम देशों की तुलना में अगर उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन किसी भी अन्य देश की तुलना में, किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतरीन रहा है।
प्रयास किया गया। अपने स्तर पर सरकार प्रयास कर सकती है, जनप्रतिनिधि प्रयास कर सकते हैं। कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स ने बेहतरीन प्रयास किया और उस प्रयास जब होता है तो उसमें जरूर सफलता प्राप्त होती है। और उस सफलता के क्रम में आज कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी हम अपने कार्यक्रमों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये विकास की प्रक्रिया जिसमें शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये भी उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। हम विकास थमने नहीं देंगे, क्योंकि ये विकास खुशहाली का आधार बनेगा। यही विकास नागरिकों के जीवन में एक नई खुशहाली ला सकता है, नई समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकता है, लोगों के हाथों को कार्य दे सकता है। और उसी विकास की प्रक्रिया को कोरोना कालखंड में कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ समयबद्ध ढंग से ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रभारी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी के नेतृत्व में इन कार्यों की निरंतर समीक्षा होती रहे और समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज एक बार फिर से आप सभी को गोरखपुर में सैनिक स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिलान्यास के इस कार्यक्रम के अवसर पर गोरखपुर वासियों को 187 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़े और इसका लाभ यहाँ की वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।